नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से विद्यार्थी आज शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव से वंचित हैं, किंतु बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि कोई भी विद्यार्थी उसका यह वर्ष शिक्षा से वंचित न रहे, और इसलिए यह विभाग आपके लिए लेकर आया है विविध विषयों से संबंधित कुछ वीडियोस। और मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे दस्तूरवाड़ी वर्चुअल क्लास स्टूडियो दादर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ आज एक रोचक विषय लेकर। नवीन शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 9वीं के भूगोल विषय के सत्र में मैं पूर्णिमा पांडे आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। यह है हमारी कक्षा 9वीं के भूगोल की पाठ्य पुस्तक का मुख्य पृष्ठ और यह है उसका मल पृष्ठ या पश्च पृष्ठ। किसी भी पुस्तक का मुख्य पृष्ठ और पश्च पृष्ठ यह संकेत देता है कि उस पुस्तक के अंदर कौन कौन से घटक समाहित हैं, और हमारी यह भूगोल की पाठ्य पुस्तक का जो मुख्य पृष्ठ है यह भी हमें इशारा दे रहा है कि हम वर्ष भर किन घटकों का अध्ययन करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित कुछ भूस्वरूप, अपपरिणित चट्टानें, समुद्री गुफाएं, समुद्री किनारा, और हम पीछे यदि देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं वृक्षों के तनों में होने वाला जैविक अपक्षय। इसी तरह से यदि हम पश्च पृष्ठ पर नज़र डालें तो हम देखते हैं यहाँ पर एक अंग्रेजी के वी आकार की घाटी, वी शेप में बनी हुई घाटी। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक फुटकर विक्रेता को। यहाँ हमें दिखाई दे रही है चट्टानों को काटकर बनाई हुई मानव निर्मित गुफा। उसके नीचे हम देख रहे हैं थोक विक्रेता को, यानी जिसे हम कहते हैं होलसेलर को, और नीचे हम यहाँ देख रहे हैं सैफ पर्वत। अब आपको लगेगा ये सैफ पर्वत क्या है। सैफ जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, और अरबी भाषा में सैफ का अर्थ होता है तलवार। यहाँ पर आपको जो ये इस तरह से कुछ टीले दिखाई दे रहे हैं, ये बालू के टीले होते हैं और ये संकरे होते हैं और लंबे दूर दूर तक फैले होते हैं। तो यदि इन्हें हम दूर से देखें तो एक तलवार के जैसे दिखाई देते हैं, धारदार, लंबे और धारदार। इस तरह के बालू के टीले जो काफ़ी लंबे और दूर तक फैले होते हैं, यह रेगिस्तानी प्रदेशों में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय भागों में मिलते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का, इन तरह की बातों को हम साल भर अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे। हम अपनी पाठ्य पुस्तक में वर्ष भर भूगोल की अनेक शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, मानवीय भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी, प्रायोगिक भूगोल प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, सामान्य भूगोल जनरल ज्योग्राफी। यह इन शाखाओं की क्या विशेषताएं हैं, यह हम जैसे जैसे अपना पाठ पढ़ेंगे वैसे वैसे हम समझते जाएंगे। हमारा पहला पाठ है वितरण के मानचित्र। यह प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत आता है। अब आप सोचेंगे कि प्रायोगिक भूगोल क्या है। प्रायोगिक भूगोल यानी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, a systematic approach
explains the techniques of surveying and cartography using mathematical and statistical methods। यानी यह हमें सर्वेक्षण की तकनीकों के बारे में जानकारी देती है, मानचित्र विज्ञान के बारे में हमें जानकारी देती है और हमें मानचित्रों में गणितीय और सांख्यिकीय जो विधियों का प्रयोग किया जाता है उनकी जानकारी भी हमें मिलती है। और आप अपनी पाठ्यपुस्तक की शुरुआत में यदि ध्यान देंगे तो आपको इसमें एक पृष्ठ पर क्षमता विधान मिलते हैं। क्षमता विधान क्या है? तो किसी भी पाठ को पढ़ने के बाद हमारे अंदर, हमारे विद्यार्थियों के अंदर कौन सी क्षमताएं विकसित होंगी उसकी एक संक्षिप्त जानकारी होती है। तो ये जो हमारा पहला पाठ है वितरण के मानचित्र, उस पाठ को पढ़ने के बाद, उस पाठ को अच्छी तरह से समझने के बाद हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे विविध भौगोलिक तकनीकों का उपयोग करके उद्देश्यात्मक मानचित्रों का विश्लेषण करते हुए जानकारी प्रस्तुत कर सकेंगे। बहुउद्देशीय मानचित्र बनाने के लिए उसके संदर्भ के आधार पर अनुमान निकालने के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण करने में सक्षम होंगे। भौगोलिक साधनों का उपयोग करके विविध स्थलों और प्रदेशों की खोज करने और उन्हें स्थापित करने के लिए अहवाल तैयार करने की क्षमता विकसित कर सकेंगे। हम यह पाठ शुरू करें उसके पहले हम संक्षिप्त में जानेंगे कि मानचित्र क्या होते हैं। आपके सामने यह यूरोप महाद्वीप का एक मानचित्र है। देखा जाए तो मानचित्र का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। ईस्वी सन पूर्व 2300 में बेबीलियन संस्कृति काल में इसका उद्भव हुआ। यानी बच्चों, इस समय सन 2020 चल रहा है और ईस्वी सन 2020, और मानचित्र का उद्भव कब हुआ? ईस्वी सन पूर्व 2300, यानी 2020 अभी का और उसके पहले 2300, इन दोनों को यदि हम जोड़ लें तो लगभग 4300 वर्ष पूर्व मानचित्र का उद्भव हुआ। इतना पुराना है इसका इतिहास। सबसे पहला मानचित्र चिकनी मिट्टी पर बनाया गया था। रोम और ग्रीस, यह दो देश ऐसे थे जो मानचित्र निर्मित की कला में माहिर थे और इसीलिए इन्होंने बहुत प्रगति भी की थी। यदि हम यूरोप के मानचित्र में देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा है इटली, इटली में रोम और यह है ग्रीस। तो रोम और ग्रीस यह प्राचीनतम सभ्यताओं में से हैं और यहाँ की सभ्यताएं विश्वविख्यात रही हैं। मानचित्र विज्ञान यानी मानचित्र बनाने की जो कला है उसे हम कहते हैं मानचित्र विज्ञान या कार्टोग्राफी, द साइंस एंड आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। What is this map making and what is the importance of map? A map says to you, read me carefully, follow me closely, doubt me not, I am the earth in the palm of your hand. Without me you are alone and lost. एक मानचित्र का महत्व बताती हुई ये पंक्तियां, मानचित्र हमसे कहता है कि मुझे ध्यान से पढ़ो, मुझे नज़दीक से मुझे फॉलो करो, मुझ पर कोई संदेह मत करो। फॉलो करो मतलब मेरा अनुसरण करो,
मेरा अनुकरण करो, मुझ पर कोई संदेह मत करो। मैं तुम्हारी हथेली में व्याप्त एक विश्व हूँ, पूरी पूरी दुनिया हूँ। मेरे बिना तुम अकेले हो और इस दुनिया में खो जाओगे। सचमुच मानचित्र का महत्व हम सब अच्छी तरह से समझते हैं, और आज वर्तमान समय में तो मानचित्र इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम हर तरफ अपने छोटे से मोबाइल में भी हमें मैप दिखाई देता है। गूगल मैप हम देखते हैं, कहीं भी जाना हो, कहीं भी डायरेक्शन हमें ढूंढना हो तो हम गूगल मैप का सहारा लेते हैं। उपरोक्त चर्चा के बाद हम कह सकते हैं कि मानचित्र धरती की सतह के किसी भाग के स्थान, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर छोटे रूप में बनाना, छोटे रूप में प्रस्तुत करना मानचित्र बनाना होता है। जो वो छोटे रूप में प्रस्तुति होती है वो मानचित्र कहलाती है। जैसे आप इस स्लाइड पर देख रहे हो कि पूरी दुनिया के नक्शे को, पूरी दुनिया की स्थिति को किस तरह से प्रस्तुत किया गया है। यह मानचित्र का ही एक प्रारूप है। मानचित्र का उपयोग क्या है? तो हमें अपने क्षेत्र की सामान्य जानकारी मिलती है। शैक्षिक संस्थानों में अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में इसका उपयोग होता है। शासकीय विभागों की रूपरेखा बनाते समय, यानी जैसे हम अपने विभाग के यदि हम एक प्रारूप बनाएं तो कौन सा विभाग का बॉर्डर क्या है, उसकी सीमा कहाँ तक है, तो ये सब बनाने में, उसकी एक रूपरेखा बनाने में मानचित्र का उपयोग अच्छी तरह से होता है। और पर्यटकों को यात्रा मार्ग में सहायक होता है मानचित्र। टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी पर्यटकों के लिए एक दिशा सूचक का कार्य करता है। तो इस तरह से हमने देखा मानचित्र का हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग हो सकता है। हम रोज मानचित्र हाथ में लेकर नहीं चलते, लेकिन जब हम कहीं पर कार्य करते हैं तो हमें यह मानचित्र बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है हमारे लिए। अब हम देखेंगे मानचित्र के प्रकार। भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र, उद्देशात्मक मानचित्र। कुछ धुंधला सा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है और आप इसे पहचान भी रहे हो थोड़ा थोड़ा। अब इस चित्र में कुछ रंगीनी आती जा रही है। ओह, हमारी दुनिया रंगीन हो गई है। कितने रंग हैं इस दुनिया में, हरा, पीला, भूरा, सफेद, नीला। वाह, यह है हमारा भौतिक मानचित्र। जिस मानचित्र पर पृथ्वी की भौतिक संरचनाओं, पहाड़, मैदान, पठार, मरुस्थल, नदियां, समुद्र आदि को दर्शाया जाता है, उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। यहाँ पर हम हल्की सफ़ेदी देख रहे हैं। यह है हमारा अंटार्कटिका, जहाँ पर
हमेशा बर्फ़ छाई रहती है, इसे बर्फ़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। और यह है हमारा ग्रीनलैंड, यहाँ पर भी वर्ष भर बर्फ़ छाई रहती है, चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। तो ऐसा मानचित्र जिसमें पृथ्वी की भौतिक संरचनाओं को प्रदर्शित किया जाता है, भौतिक मानचित्र कहलाता है। यह है हमारा भारत देश। भारत देश में अब अलग अलग रंग निखरते जा रहे हैं। वैसे भी हमारा भारत देश विविधताओं का देश है। यदि हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलें तो हमें इसमें कई चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हमारे राज्य और हमारे केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। यदि हम पूर्वोत्तर की तरफ देखें तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। दक्षिण भारत का रुख करें, दक्षिण भारत की तरफ चलें तो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला जैसे कई राज्य दिखाई दे रहे हैं। यह राजनैतिक मानचित्र, जिस मानचित्र में शहर, महानगर, राज्य, देश आदि की सीमाओं को दिखाया जाता है, उसे राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। एक बार फिर हम भारत देश को ही देख रहे हैं और अब भारत देश कुछ लालिमा ग्रहण करता हुआ, कहीं हल्की है लालिमा तो कहीं गहरी है। और यदि हम इसे पढ़ें, इस मानचित्र को, तो हम ऊपर दाहिनी तरफ देख रहे हैं, वहाँ लिखा है इंडिया मेजर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर प्लांट्स। यानी एक यह ऐसा मानचित्र है जिसमें भारत के मुख्य इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर प्लांट्स के बारे में दर्शाया गया है। यह एक किसी निश्चित विषय को लेकर बनाया गया मानचित्र है। इस तरह के मानचित्र को उद्देशात्मक मानचित्र कहते हैं या थीमेटिक मैप्स कहते हैं। इस प्रकार के मानचित्र में विशेष जानकारी होती है, जैसे कि सड़क का मानचित्र, रेल मार्ग का मानचित्र, वायु मार्ग का मानचित्र, लौह उत्पादन क्षेत्रों का मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र आदि। कुछ मानचित्र विशेष उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं, उन्हें उद्देशात्मक मानचित्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम थीमेटिक मैप्स कहते हैं। ऐसे मानचित्रों द्वारा विभिन्न घटकों के अंतर्गत उस क्षेत्र का चरांक वितरण दर्शाया जाता है। प्रदेश की वर्षा का वितरण, तापमान का वितरण, जनसंख्या का वितरण आदि को सांख्यिकीय जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। वितरण संबंधी मानचित्रों को बनाने के लिए 3 तरह की पद्धतियों का आधार लिया जाता है। एक पद्धति है बिंदु पद्धति या डॉट मेथड, दूसरी है क्षेत्र घन पद्धति, कोरोप्लेथ मेथड, और तीसरी है समघन पद्धति, आइसोप्लेथ मेथड। ये पद्धतियाँ क्या हैं, किस तरह से इन पद्धतियों के द्वारा वितरण के मानचित्र बनाए जाते हैं, उनकी उपयोगिता क्या है,
ऐसे कई मुद्दों पर हम चर्चा अपने अगले सेशन में करेंगे। आज यहाँ पर हम अभ्यास की तरफ चलते हैं। हमने अभी तक जितने भी मुद्दे पढ़े, जिन पर हमने चर्चा की, उनसे संबंधित कुछ अभ्यास। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, भूगोल की कितनी शाखाओं के बारे में जानकारी दी गई है? भूगोल की 4 शाखाओं के बारे में जानकारी दी गई है। प्रश्न क्रमांक 2, भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखिए। प्राकृतिक भूगोल और प्रायोगिक भूगोल। अभ्यास क्रमांक 2, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। मानचित्र का उद्भव ईस्वी सन पूर्व रिक्त स्थान वर्ष में हुआ। यहाँ पर 3 विकल्प हैं, 2000, 500, 2300। सही उत्तर क्या होगा, देखते हैं। सही उत्तर है 2300। मानचित्र का उद्भव ईस्वी सन पूर्व 2300 वर्ष में हुआ। रिक्त स्थान मानचित्र में पृथ्वी की भौतिक संरचनाओं के बारे में बताया जाता है। 3 विकल्प हैं हमारे सामने, भौतिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक। सही उत्तर के बारे में प्रयास करते हैं। भौतिक। भौतिक मानचित्र में पृथ्वी की भौतिक संरचनाओं के बारे में बताया जाता है। अभी आप सभी ने इस वीडियो को देखा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया है, और यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपने अन्य साथियों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। तो बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। इसके शेष मुद्दे हम अगले सेशन में जानेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।